हेलो दोस्तों, मैं अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज की कहानी मुझे फेमस नोवेल किस्मत का खेल के राइटर अनुराग कुमार जीनियस जी ने भेजी है, जो कि कानपुर के रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करें। और अगर आप भी मुझे अपनी कुछ कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी अदिति की वाणी में मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप अपनी कहानी मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कुलधरा गांव एक ऐसा गांव था जहां पर शादी करना मना था। बरसों से उस गांव में कभी शहनाई नहीं बजी, किसी के घर से कोई डोली नहीं उठी, किसी लड़के के सर पर सेहरा नहीं बंधा। लेकिन अब उसी गांव में शहनाई बजने वाली थी। ठाकुर कुमार सिंह बरसों बाद लंदन से अपनी पुरानी हवेली में वापस लौटे थे। कई वर्षों तक विदेश में रहने के बावजूद भी उन्हें अपने देश, अपने गांव, अपने लोगों से बहुत प्यार था। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि उनके बेटे की शादी वे अपने गांव से करें। हालांकि लड़की उनके लड़के के साथ लंदन में ही पढ़ती थी और एक बार लंदन में उनकी शादी भी हो चुकी थी, पर ठाकुर साहब चाहते थे कि भारतीय परंपरा के अनुसार दोनों की शादी हो और उनके गांव में ही हो। इसीलिए वे अपने परिवार के साथ गांव वापस लौट आए थे। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटी, एक बेटा और बेटे की बहू, बस इतने लोग ही थे। गांव आकर कई वर्षों से खाली पड़ी हवेली, जिसकी रंगत फीकी पड़ चुकी थी, उन्होंने साफ सफाई, पुताई वगैरह कराकर फिर से दुल्हन की तरह सजा दिया। ठाकुर साहब के गांव में आने से लोगों में काफी खुशी थी, पर जब उन्हें पता चला ठाकुर साहब अपने बेटे की शादी कराना चाहते हैं तो वे सब संकट में पड़ गए। उन्होंने ठाकुर साहब से शादी ना कराने की बात भी कही। ठाकुर साहब ने जब पूछा कि आखिर कारण क्या है, तो गांव वालों ने जो बताया उसे सुनकर एक बार तो वो हिल ही गए। गांव वालों ने बताया, इस गांव में शादी करना मना है। क्यों? ठाकुर साहब ने रोबदार आवाज में पूछा। गांव वाले बोले कि इस गांव पर एक ताकतवर बुरी आत्मा का साया है और गांव में शादी ना हो ये फरमान उसी ने जारी किया है। कई साल पहले गांव में एक शादी हुई थी और उस शादी में उस बुरी आत्मा ने मौत का ऐसा तांडव किया था कि जिससे पूरे गांव में खून की होली खेली गई और लाशों के ढेर लग गए थे। साथ ही साथ उस बुरी आत्मा ने गांव में शादी ना हो इस बात का आदेश भी जारी किया था, और तब से इस गांव में कभी शहनाई नहीं बजी। गांव के काफी लोग तो गांव छोड़कर चले भी गए। गांव के अधिकांश घर खाली पड़े हैं, जो अब खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। गांव वालों की बेसिर पैर की बातें सुनकर ठाकुर साहब पहले तो हंसे, फिर गुस्सा होकर बोले, गांव वाले आज भी मूर्ख के मूर्ख ही हैं। बुरी आत्मा, चुड़ैल, भूत जैसा कुछ होता ही नहीं। जाओ तुम सब यहाँ से। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने एक ना सुनी। और फिर देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब हवेली को किसी दुल्हन की भांति सजाया गया था और ठाकुर साहब के लड़के की शादी विधिवत भारतीय परंपरा के अनुसार होने जा रही थी। गांव वालों की बात सुनकर वेल एजुकेटेड ठाकुर साहब के मन में एक जिद भी आ गई थी। वे शादी करवाकर गांव वालों को दिखाना चाहते थे कि भूत, चुड़ैल, बुरी आत्मा जैसी उनकी सोच कितनी गलत है। उन्होंने शादी में शरीक होने के लिए गांव में जितने भी लोग थे सभी को आमंत्रित किया था, पर गांव के कुछ लोग ही बड़ी हिम्मत जुटाकर हवेली पर शादी के लिए पहुंचे थे। हवेली के बाहर
बड़े सुंदर से घास के मैदान में 2 टेंट लगे हुए थे। एक टेंट में खाने पीने की व्यवस्था थी, दूसरे में मंडप सजा हुआ था जहाँ पर शादी आदि का कार्यक्रम होना था। इस घड़ी रात के 9 बज रहे थे और मंडप में वर वधू अग्नि के साथ फेरे ले रहे थे। सभी मेहमान मंडप के चारों ओर खड़े होकर वर वधू को फेरे लेते देख फूलों की वर्षा कर रहे थे, पर गांव वाले बड़े ही सतर्क जान पड़ते थे। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। मंत्र पढ़ता पंडित भी बड़ी दहशत में जान पड़ रहा था। उसको भी बड़ी मुश्किल से मंत्र पढ़ने के लिए ठाकुर साहब ने राजी किया था। कुछ नहीं होगा पंडित जी, आप खामखा भयभीत हो रहे हैं, रिलैक्स होकर काम कीजिए। पंडित मंत्र तो पढ़ रहा था पर उसकी आवाज कांप रही थी। तभी हवा का एक बहुत तेज झोंका आया। झोंका इतना तेज था कि वहां पर रखे बर्तन हड़बड़ाकर जमीन पर गिरने लगे। पंडित घबराकर अपनी जगह से किसी फुर्तीले बंदर की भांति उठकर खड़े हो गए। उनके और बाकी समस्त गांव वालों के चेहरे पर दहशत जिंदा हो उठी। उनके पहले से डरे सहमे चेहरे निचोड़े आम की भांति हो गए। अरे आप खड़े क्यों हो गए पंडित जी? यह तो हवा का मामूली झोंका है, आप मंत्र पढ़िए। ठाकुर साहब ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। नहीं ठाकुर साहब, उनकी बात बीच में काटकर पंडित थूक घोंटकर बड़ी मुश्किल से बोल पाए। यह हवा का हल्का सा झोंका नहीं, बल्कि उस ताकतवर आत्मा के आगमन की सूचना है। कई साल पहले भी जब मैंने यहाँ एक शादी करवाई थी, तब भी वो आत्मा इसी तरह आई थी। क्या बकवास कर रहे हो? ठाकुर साहब ने पंडित जी को डांटते हुए कहा। पर तभी हवा बड़ी तेज चलने लगी, लगा जैसे तूफान आ गया हो। और उस तूफान में टेंट उखड़ने लगे, मंडप जमीन पर धराशायी हो गई। लोगों ने फुर्ती से वहां से हटकर खुद को बचाया, नहीं तो उनमें से भी कोई मंडप के नीचे आकर दब जाते। खाने वाले टेंट में बर्तन अपने आप इधर उधर जमीन पर गिर रहे थे। गांव वालों में अफरा तफरी मच गई। सब बुरी तरह चीखने चिल्लाने लग गए। ठाकुर साहब सबको चिल्ला चिल्ला कर शांत कराने के लिए कह रहे थे, पर उनकी कोई नहीं सुन रहा था। पर वो तूफान 2-3 मिनट बाद खुद शांत हो गया, और ऐसा शांत हुआ कि जैसे लगा कुछ हुआ ही ना हो। पर चारों तरफ देखने पर बिखरा पड़ा सामान साफ दिखाई दे रहा था कि तूफान आया हुआ था। ऐसा अजीबोगरीब तूफान ठाकुर साहब ने भी पहली बार देखा। सबके सब डरे सहमे खड़े थे, और तभी वातावरण में पायल की आवाज गूंजने लगी, जो निरंतर उन लोगों की तरफ आती प्रतीत हो रही थी। गांव वालों के चेहरे की दहशत साफ देखने को बनती थी। उनकी हालत इतनी खराब थी कि बस जान निकलना ही बाकी था। अब तो ठाकुर साहब और उनकी पूरी फैमिली के चेहरे पर भी अजीब से भाव झलक रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। छम छम की आवाज उन सबके नजदीक आकर बंद हुई, पर अभी तक कोई दिख नहीं रहा था। और फिर जब दिखना शुरू हुआ तो लोग कई कदम डरकर पीछे हट गए। अब उनके सामने एक बेहद डरावनी शक्ल वाली लड़की खड़ी थी, जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके सर के बाल गंदे से और खुले हुए थे, जो उसके चेहरे को काफी हद तक ढके हुए थे। उसने अपनी खतरनाक आंखों से सरसरी नजर से सबको घूरा। फिर उसकी घूमती हुई नजर वर वधू पर पड़ी। कुछ पल उन्हें वो घूरते रही। मैंने मना किया था ना कि इस गांव में कोई भी शादी नहीं करेगा, फिर भी तुम लोगों ने।
उस भयानक शक्ल वाली लड़की के मुंह से नागिन जैसी फुफकार निकली। तुम्हें मरना होगा, मेरे रहते हुए यहां कोई भी शादी नहीं कर सकता। वो दुष्ट आत्मा बड़े ही खतरनाक मूड में जान पड़ रही थी। और फिर जब वो वर वधू की ओर आगे बढ़ी तो ठाकुर साहब का एक आदमी जिसके हाथ में बंदूक थी बीच में आ गया और गुस्से में बोला, रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। गुस्से में ज्वालामुखी बनी वो आत्मा ठिठकी। गांव वाले समझ गए उस आदमी की अब खैर नहीं। उसने बीच में आकर बहुत बड़ी गलती की थी और हुआ भी वही। वो भयानक आत्मा फिर से आगे बढ़ने लगी। बंदूक लिए खड़ा शख्स भय से कांप रहा था। उसने जब उस आत्मा को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा तो डरकर गोली चला दी। बेवकूफ था वो। भला आत्मा के ऊपर गोली का क्या असर होता? गोली उसे छू भी नहीं पाई और तब तक आत्मा उसके करीब आ चुकी थी। डरकर उसने बंदूक से उस पर वार करना चाहा, पर आत्मा ने बड़ी फुर्ती से हवा में उस बंदूक को पकड़ लिया। और फिर जो हुआ उसे देखकर तो सबके फरिश्ते कूच कर गए। सबके शरीर ऐसे कांप रहे थे जैसे उनके शरीर में हड्डियों की जगह स्प्रिंग लगे हों। उस चुड़ैल ने बंदूक पकड़े पकड़े एक हाथ से उस शख्स को सैकड़ों फीट ऊंचा हवा में उड़ा दिया। वो शख्स हवा में सैकड़ों फीट ऊपर चलता चला गया और जब नीचे गिरा तो उसकी बंदूक पहले नीचे गिरी और खड़ी हो गई और वो शख्स उसी पर आकर धड़ाम से गिर गया। बंदूक उसके जिस्म में घुसते चली गई। उसके पेट और पीठ से खून का फव्वारा सा छूट पड़ा और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। उस शख्स का ऐसा बुरा हाल देखकर वहां खड़े सभी ग्रामीण हवेली के भारी गेट की तरफ दौड़ पड़े, पर जब तक वे गेट के पास पहुंचे गेट अपने आप बंद हो गया। जिस भारी भरकम गेट को बंद करने में 2-3 लोगों की आवश्यकता होती थी, वो गेट आज अपने आप बंद हो गया था। सब जानते थे यह किसने किया। ठाकुर साहब और उनकी पूरी फैमिली को तो अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। और फिर वो चुड़ैल वर वधू की ओर बढ़ने लगी। फिर शीघ्र ही वो बढ़ते बढ़ते सामने पहुंच चुकी थी, मगर इससे पहले कि वो कोई हरकत करती दरवाजे के खुलने की आवाज आने लगी। वो चुड़ैल क्रोध में पलटी। देखा गेट खुल चुका था और एक काला वस्त्र धारण किए तांत्रिक जैसे लगने वाले शख्स गेट के बीचों बीच खड़े थे। उस काले वस्त्र वाले बाबा के गले में मोटे मोटे रंग बिरंगे मोतियों की कई मालाएं पड़ी थी। हाथों में बड़े बड़े कड़े पहने हुए थे। एक हाथ में उन्होंने कमंडल और दूसरे में त्रिशूल पकड़ रखा था। सर पर साईं बाबा की तरह काला कपड़ा बंधा हुआ था। तू! आत्मा उसकी तरफ देखकर घायल नागिन की तरह फुफकारी। बाबा के साथ एक गांव वाला भी खड़ा था। वह बोला, मैं जानता था ठाकुर साहब जिद्दी हैं, वह शादी नहीं टालेंगे, पर मैं यह भी जानता था कि यहाँ बवाल जरूर होगा। इसीलिए मैं पड़ोस के गांव में कुछ दिन से ठहरे तांत्रिक बाबा को बुलाने चला गया था। मैंने इनकी शक्ति के बारे में सुन रखा था। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर सबकी जान में जान आई, पर अभी भी वे पूरी तरह से बेफिक्र नहीं हुए थे। तभी वह काले कपड़े वाले तांत्रिक उस चुड़ैल की तरफ बढ़ते हुए मंत्र पढ़ने लगे। उस समय उस चुड़ैल का क्रोध से जलता चेहरा देखकर किसी की भी जान निकल सकती थी। तू मुझे रोकने आया है? अभी ठहर। वह क्रोध में ज्वालामुखी बन चुकी थी। उसने वहीं खड़े खड़े अपना हाथ बढ़ाया
और तांत्रिक का गर्दन पकड़ लिया। चुड़ैल का 20 फुट लंबा हाथ देखकर तो सब चीख पड़े, पर उसके बाद जो हुआ उसे देखकर उनकी रूह तक थरथराने लगी। उस चुड़ैल ने तांत्रिक को पकड़कर हवा में सैकड़ों फीट ऊपर उछाल दिया और शीघ्र ही तांत्रिक कलाबाजियां खाता हुआ जमीन की तरफ आने लगा। पर जब वो जमीन पर गिरा तो वो अपने पैरों पर खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। उसे मुस्कुराता देख चुड़ैल गुस्से में फटने को तैयार थी। वह विद्युत गति से उसकी तरफ उड़ चली और जब उसके नजदीक पहुंची तो तांत्रिक ने अपनी जेब से एक मोतियों की माला निकाल दी और उसे देखकर वो चुड़ैल के सारे बल ढीले पड़ गए। और जब तांत्रिक वह मोतियों की माला लिए उसकी तरफ बढ़ा तो वो गायब हो गई। अब आप विधिवत शादी संपन्न कराइए, वह लौटकर नहीं आएगी। सबने बड़ी चैन की सांस ली और फिर वर वधू के अधूरे पड़े फेरे भी पूरे करवाए गए। सभी लोगों ने उस ग्रामीण का धन्यवाद दिया जो सही मौके पर तांत्रिक बाबा को लेकर आया था। वह नहीं आता या देरी से आता तो वहां तो लाशों की ढेर लग जाती। खैर, जैसे भी हो, बरसों के बाद कुलधरा गांव में सहनाई बजी थी। एक शादी संपन्न हुई थी। लोगों को लगने लगा था अब हालात सुधर गए हैं, वह भी अपने बच्चों की शादियां आराम से करवा पाएंगे। पर उनका ये उत्साह बहुत जल्द कमजोर पड़ गया। ठाकुर साहब के लड़के की शादी के 2 दिन बाद ही एक बड़ा ही भयानक वाक्य घटा। कुलधरा गांव के 4-5 लोग पास के गांव से निमंत्रण निपटाकर लौट रहे थे। वहां पीने पिलाने का दौर चला था, जिसकी वजह से टाइम कुछ ज्यादा हो गया था। रात के उस घड़ी कुछ 11 बज चुके थे और वो सब जंगल के रास्ते से अपने गांव आ रहे थे। 2 के हाथों में जलती हुई लालटेन थी। लाठियां तो सभी के हाथों में थी। सब अपनी परंपरागत कपड़ों में, यानी धोती, कुर्ता, सर पर पगड़ी आदि में थे। सब मस्ती के मूड में आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके चलने से, सूखे पड़े पत्तों के दबने से खड़खड़ाहट की आवाज रह रहकर आ रही थी। अचानक आगे चल रहा शख्स ठिठक कर रुक गया। क्या हुआ? पीछे चल रहे लोगों में से एक ने तुरंत पूछा। यह कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? हम पड़ोस के गांव से अपने गांव के लिए 9 बजे निकले थे और गांव तक पहुंचने में आधा घंटा लगता है, पर अभी तो 11 बज रहा है। घड़ी है, बिगड़कर आगे पीछे हो सकती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू खामखा डर रहा है। यही बात होगी। आगे वाला लापरवाही से कंधे उचकाकर बोला और फिर चल पड़ा। बाकी के सब भी पीछे पीछे चलने लगे। तभी जंगल में दूर कहीं भेड़ियों की भयानक आवाज गूंजने लगी। बीच बीच में कुत्तों के रोने की आवाज भी आने लगी। बड़ा डरावना माहौल बन गया था। वो सब लंबे लंबे डग भरते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। अचानक आगे चलने वाला फिर रुक गया। अब क्या हुआ? पीछे वाले ने फौरन पूछा। आगे वाले ने हाथ से इशारा किया। सबने उस ओर देखा तो उछल पड़े। जंगल में औरत। उनके ठीक आगे एक सजी धजी औरत जा रही थी। सबकी नजरें मिली। उनकी नजरों में वासना के गंदे कीड़े कुल बुलाते हुए साफ नजर आ रहे थे। शराब की वजह से आंखें तो पहले से ही चढ़ी चढ़ी और नसीली थी, पर अब दिमाग भी खराब होने लगा था। वे सब दबे पांव उस औरत की ओर बढ़ने लगे और औरत का पीछा करते करते
जब वे गांव के बाहर खड़े विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, औरत गायब हो गई थी और उनकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। और अब उनका थोड़ा दिमाग भी काम करने लगा था। यह हम कहाँ आ गए? एक के मुंह से निकला। यह तो वही बरगद का पेड़ है जहां पर उस चुड़ैल का वास है। दूर कुत्तों और भेड़ियों की आवाजों का शोर बढ़ने लगा था। उन सबके दिल में दहशत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वे भागने लगे और तभी वह चुड़ैल उनके सामने आ खड़ी हुई। अगले दिन किसी ने गांव वालों को बताया कि गांव के बाहर बरगद के पेड़ की लंबी लटकती जड़ों में कुछ ग्रामीण लटके हुए हैं। सबने जाकर देखा, रात वाले ग्रामीण बरगद की लटकती जड़ों में उल्टे लटके थे। उन सबके सर गायब थे। बिना सर की लाशें लटक रही थी। गांव वालों की हिम्मत भी नहीं थी कि वे उन लाशों को उतारकर उनका अंतिम संस्कार करें। कोई दौड़कर पास के गांव गया और उस तांत्रिक को साथ ले आया। उस तांत्रिक के सामने ही गांव वालों ने लाश को उतारा और उनका अंतिम संस्कार किया। ठाकुर साहब ने अपने बेटे की शादी कराकर बरसों से सोई पड़ी उस भयानक आत्मा को जगा दिया है। शादी संपन्न हो जाने की वजह से वह क्रोध में पगला उठी है। अब वो ऐसे ही लोगों को मारेगी, तांत्रिक ने गांव वालों से कहा। गांव वाले उसे ठाकुर साहब के पास लेकर पहुंचे। ठाकुर साहब ने उसकी बातें बड़े ही गौर से सुने। शादी के वक्त यदि वो नजारा ना देखा होता तो वो तांत्रिक जैसे लोगों की बात कभी नहीं सुनते। आखिर यह दुष्ट आत्मा है कौन? क्यों वो गांव में शादी नहीं होने देती? क्यों खून की होली खेलने को उमादा हो जाती है? ठाकुर साहब ने तांत्रिक से पूछा। तांत्रिक ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर आंखें खोलकर बोला, उस चुड़ैल की बड़ी ही दर्दनाक कहानी है। कई साल पहले इसी कुलधरा गांव में एक लड़की रहती थी, मोना। माँ बाप की इकलौती संतान थी। खूब लाड प्यार में पली थी। मोना पर उसके माँ बाप जान छिड़कते थे, पर एक तो मोना चंचल स्वभाव की थी, दूसरा माँ बाप के लाड प्यार ने उसे स्वच्छंद प्रवृत्ति का बना दिया था। वह हमेशा लड़कों की भांति रहती थी। पैंट शर्ट, छोटे बाल उसका मुख्य फैशन था। उसकी एक दोस्त थी, रेखा। पहले तो उनमें अच्छी दोस्ती थी, पर फिर पता नहीं कैसे वह दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगी। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगी। वे दोनों बचपन की दोस्त थी, इसीलिए उनके साथ रहने पर उनके घर वालों को भी कोई ऐतराज नहीं था। गांव में कोई सोच भी नहीं सकता था कि दो लड़कियां भी आपस में मोहब्बत कर सकती हैं। मोहब्बत करने में कोई बुराई नहीं, वह किसी से भी हो सकता है, पर गांव के लोग ये बात नहीं समझते। मोना रेखा की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार थी। रेखा को कोई छेड़े या बात करे तो मोना को बहुत बुरा लगता था। वह रेखा के लिए लड़ जाती थी। फिर उनकी मोहब्बत इतनी परवान चढ़ गई कि उन दोनों में शारीरिक संबंध भी बन गए। उन दोनों को साथ रहने, संबंध बनाने में मजा आने लगा। पर एक दिन उन्हें संबंध बनाते टाइम घर वालों ने देख लिया। उन्हें खूब डांटा और अलग अलग रहने की हिदायत दे दी गई। रेखा के घर वालों ने तो रेखा की शादी भी करा दी और तब मोना ने हताश होकर खुद को आग से जलाकर मार डाला। उसकी लाश को बरगद के पेड़ के नीचे ही जलाया गया था, पर
मरकर भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तभी से वह भटक रही है। उसकी शादी रेखा से नहीं हुई, इस बात के लिए वह आज भी नाराज है और वो गांव में किसी और की शादी होता देखना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। इस चुड़ैल को रोकने के लिए या उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए क्या कोई उपाय नहीं है? ठाकुर साहब ने तांत्रिक से विनम्र भाव से पूछा। उपाय तो है। क्या? किसी लड़की को अगर रेखा की शक्ल दी जाए तो वो चुड़ैल जरूर प्रकट होगी, पर उसे किसी प्रकार बातों में कुछ देर उलझाना होगा। तब तक मैं उसका बंदोबस्त कर दूंगा। पर गांव में ऐसी लड़की मिलना मुश्किल था। ठाकुर साहब की बहू बोली कि वह तैयार है। सबकी भलाई के लिए वह अपनी जान भी जोखिम में डाल सकती है और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसीलिए ठाकुर साहब और उनके बेटे को भी बहू के आगे झुकना पड़ा। और फिर तांत्रिक के बताने पर ठाकुर साहब की बहू को रेखा जैसा बनाया गया। इसके लिए शहर से एक बढ़िया मेकअप मैन बुलाया गया था। तांत्रिक के कहने पर रेखा बनी ठाकुर साहब की बहू और बेटे को अपने रूम में रहकर रात के वक्त प्यार मोहब्बत करना था। रात के वक्त पलंग पर बैठकर ठाकुर साहब के बेटे व बहू आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे। कमरे के बाहर तांत्रिक अपनी तंत्र क्रिया करने में मशगूल था। बहू और बेटे अपने कमरे में प्यार मोहब्बत की बातें तो कर रहे थे, पर मन में अजीब सा डर और दहशत तैर रहा था। बेटा तो अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तब तैयार हुआ जब तांत्रिक ने उसके गले में एक माला पहनाई थी। हालांकि माला तो उसके बहू के गले में भी पहनाई थी, पर उन्होंने अपनी मालाएं अपने वस्त्रों के अंदर छुपा रखी थी। और फिर वह वक्त भी आ गया जब कमरे में पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी और देखते ही देखते वो भयानक चुड़ैल वहाँ प्रकट हो गई। पहले तो दोनों घबराए, पर फिर संभल गए। उन्हें मोना की आत्मा को बातों में उलझाना था, सो उन्होंने उससे उसकी कहानी आदि के बारे में पूछना शुरू कर दिया। पर मोना की आत्मा कुछ जवाब देने की जगह लगातार रेखा बनी बैठी बहू को ही घूरती रही। अचानक वो प्यार भरे स्वर में बोली, आओ रेखा, हम लोग यहाँ से चले। कितने दिनों से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मोना की आत्मा रेखा की तरफ बढ़ने लगी। बहू और बेटे को काटो तो खून नहीं। वह फिर से घबराने लगे और घबराकर उन्होंने अपनी अपनी मालाएं प्रकट कर दी। मोना की आत्मा जम सी गई। अचानक उसके चेहरे पर आग बरसने लगे, पर इससे पहले वह कुछ समझ पाती, उस चुड़ैल का शरीर आग की लपटों में जलने लगा। वह बुरी तरह चिल्लाने लगी। बहू और बेटे समझ गए कि तांत्रिक ने अपना काम कर दिया है।